चैप्टर नंबर 3 में हमने डिस्कस किया लेबर मार्केट. लेबर मार्केट मीन्स लेबर डिमांड एंड लेबर सप्लाई. लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम मीन्स लेबर डिमांड इक्वल्स टू लेबर सप्लाई. चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 4 गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम मीन्स saving equals to investment. Chapter number 7 is asset market. Asset market equilibrium means money demand equals to money supply. तो चैप्टर नंबर 7 हम स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मनी से. मनी इज एन एसेट और एसेट्स दोज आर वाइडली यूज्ड एंड एक्सेप्टेड एज अ पेमेंट. ठीक. तो मनी हम उस एसेट को कहते हैं जो आपके पास एक्सेप्टेड हो एज अ पेमेंट. जब भी हम कॉन्सेप्ट ऑफ मनी की हम बात करते हैं तो हमारे जहन में सिस्टम्स ऑफ मनी और हिस्ट्री ऑफ मनी हमारे जहन में क्वेश्चन आता है. ठीक है. और जब भी हम हिस्ट्री ऑफ मनी की बात कर रहे होते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है, आपके पास बार्टर सिस्टम. तो इवोल्यूशन ऑफ मनी, जिस तरह डेफिनेशन ऑफ मनी हमारे पास क्या है कि एसेट वाइडली यूज एंड एक्सेप्टेड एज अ पेमेंट. तो बार्टर सिस्टम के अंदर गुड्स के अगेंस्ट गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था. उसका मतलब क्या हुआ कि बार्टर सिस्टम के अंदर जो गुड्स थे वो मनी की डेफिनेशन को कवर करते थे. बार्टर सिस्टम में हर गुड आपके पास क्या था, मनी था, क्योंकि गुड के अगेंस्ट गुड्स को क्या किया जाता था, एक्सचेंज किया जाता था. बार्टर सिस्टम का स्टार्ट कब से हुआ, जब से दुनिया के अंदर पहला इंसान का वजूद में है. जैसे मुसलमान कहते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले आदमी थे. तो उस वक्त से ही बार्टर सिस्टम आपका स्टार्ट हो गया था. बार्टर सिस्टम का जो ड्यूरेशन था वो मोर देन 3000 ईयर तक बार्टर सिस्टम बहुत इफेक्टिवली रन होता रहा. बार्टर सिस्टम ख़त्म क्यों हुआ? बार्टर सिस्टम इसलिए ख़त्म हुआ कि डेफिनेशन ऑफ मनी के साथ साथ जिस एसेट को हम मनी कहते हैं वो इन 3 फंक्शंस को भी कवर करता हो. फर्स्ट फंक्शन ऑफ मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. तो जिस एसेट को हम मनी डिक्लेयर करते हैं वो एसेट किसी भी गुड की ट्रांजैक्शन के लिए, परचेज के लिए, एक्सचेंज के लिए एक्सेप्टेबल हो. ठीक है. तो बार्टर सिस्टम में जो फर्स्ट प्रॉब्लम आया वो क्या है, आपके पास गुड्स मीडियम ऑफ एक्सचेंज ना आ रहा है. मीडियम एक्सचेंज क्यों नहीं रहा है? जैसे पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज हुई, लोगों का ट्रेवल इंक्रीज हुआ, लोगों ने न्यू न्यू प्रोडक्ट्स को उन्होंने देखना शुरू कर दिया. फिर ह्यूमन वार्ड्स में को इंसिडेंट का प्रॉब्लम आपका एग्जिस्ट कर गया. को इंसिडेंट इन ह्यूमन वार्ड्स का मतलब क्या है कि लेट्स सपोज 2 प्रोडक्ट्स हैं ए एंड बी, और बार्टर सिस्टम में आपको बी प्रोडक्ट की डिमांड है लेकिन आपके पास ए प्रोडक्ट नहीं है, और जिस शख्स के पास बी प्रोडक्ट है उसे बी प्रोडक्ट के अगेंस्ट ए प्रोडक्ट की डिमांड है. ठीक है. तो ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ आप लेना चाह रहे हो, जिससे आप लेना चाह रहे हो, वो भी वही चीज़ लेना चाह रहा हो जो आपके पास हो. ठीक है. तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की इस प्रॉब्लम को बार्टर सिस्टम में कवर कर लिया था. किस तरह कवर किया था? बार्टर सिस्टम के अंदर सम गुड्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया था कि इन गुड्स के अगेंस्ट आप किसी भी चीज़ को परचेज कर सकते हो. तो पहले कुछ एनिमल्स को यूज़ किया गया, फिर उसके बाद कुछ आपके पास बर्तनों को यूज़ किया गया, फिर सिगरेट को यूज़ किया गया, फिर उसके बाद और दूसरी प्रोडक्ट को यूज़ किया गया कि आपके पास अगर ये प्रोडक्ट है तो आप किसी भी चीज़ को चेंज कर सकते हो. अगर ये प्रोडक्ट नहीं है तो आपके पास जो चीज़ भी है, लेट्स सपोज आपके पास ए चीज़ है तो ए चीज़ के अगेंस्ट आप क्या ले लो, आप सिगरेट आप एक्सचेंज कर लो. फिर सिगरेट आपके पास है तो इसका मतलब क्या है कि सिगरेट से आप किसी भी प्रोडक्ट को आप एक्सचेंज कर सकते हो. इसी तरह कुछ वेजिटेबल्स थे, कुछ फ्रूट्स थे. तो ये आपके पास डेफिनेशन ऑफ मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज में लोगों ने क्या किया, आपके पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट आपके चेंज करते रहे. तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का प्रॉब्लम तो कुछ हद तक आपका सॉल्व हो गया लेकिन 100% आपका सॉल्व नहीं हुआ. ठीक है. तो सेकंड फंक्शन ऑफ मनी क्या होता है? यूनिट ऑफ अकाउंट. यूनिट ऑफ अकाउंट मीन जिस एसेट को हम मनी एज अ मनी एक्सेप्ट करते हैं वो एसेट वो इस काबिल हो कि हम किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को सिंगल यूनिट के अंदर मेजर कर सकें, हर इकोनॉमिक एक्टिविटी को, हर प्रोडक्ट को हम कंपेयर कर सकें. लाइक अगर बार्टर सिस्टम होता और आप अपनी कंपनी का बैलेंस शीट बनाने जाते तो आपकी कंपनी का बैलेंस शीट कभी भी क्रेडिट और डेबिट नहीं हो पाता. ठीक है. क्योंकि बार्टर सिस्टम में गुड्स के अगेन गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है. हम किस तरह आयरन को और सीमेंट को हम इक्वल हम कर सकते हैं, इस तरह दूसरे रॉ मटेरियल को, लेबर्स को हम किस तरह इक्वेट कर सकते हैं. तो बार्टर सिस्टम में जो प्रोडक्ट हम यूज़ करते थे एज अ मनी वो यूनिट ऑफ अकाउंट की फंक्शन
पे पूरा नहीं उतरता था। आजकल जो हम करेंसी यूज करते हैं, जो पेपर मनी हम, क्रेडिट मनी हम जो यूज करते हैं, हम उसके थ्रू किसी भी एक्टिविटी को हम कंपेयर कर सकते हैं। आप आयरन आप परचेज करते हो तो आयरन की वैल्यू से आप सीमेंट की वैल्यू को कंपेयर कर सकते हो। लेबर हम परचेज कर रहे होते हैं तो लेबर की वैल्यू से हम किसी भी प्रोडक्ट को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो हमारी जो करेंसी है, जो हमारी पेपर मनी है, जो क्रेडिट मनी है, ये हमें अलाउ करती है कि हम किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को सिंगल मेजर के अंदर एक्सप्लेन कर सकें, डिफरेंट एक्टिविटीज़ को हम कंपेयर कर सकें। तो सेकेंड फंक्शन ऑफ मनी इज यूनिट ऑफ अकाउंट। थर्ड फंक्शन ऑफ मनी इज स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक, स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है कि बार्टर सिस्टम में जो गुड्स हम यूज करते थे, हर प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट होती है। अगर आप वेजिटेबल्स को देखें तो कुछ दिनों के बाद वेजिटेबल्स क्या हो जाती हैं आपके पास, एक्सपायर होना स्टार्ट हो जाती हैं। आप सिगरेट को ले लें, किसी भी प्रोडक्ट को ले लें, आप एनिमल्स को ले लें, तो उनकी भी क्या होती है आपके पास, लाइफ होती है। तो बार्टर सिस्टम के अंदर जिन प्रोडक्ट्स को, एसेट्स को हम यूज करते थे एज अ मनी, वो स्टोर ऑफ वैल्यू की प्रॉपर्टी को कवर नहीं करते थे। स्टोर ऑफ वैल्यू की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये उस एसेट वो एसेट जिसे हम मनी कहते हैं, अगर वो स्टोर ऑफ वैल्यू की प्रॉपर्टी को कवर कर रहा है तो दिस मीन्स हम उस एसेट के थ्रू अपनी वेल्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। लाइक हम आज करेंसी को यूज करते हैं तो करेंसी को हम बैंक में रखते हैं, हमें क्या मिल रहा होता है, इंटरेस्ट मिलता है। और करेंसी को जब हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे होते हैं तो हमारा जो पोर्टफोलियो होता है, हमारी जो टोटल एसेट्स की वैल्यू होती है, वो क्या हो जाती है, वो इंक्रीज होती है। तो मनी इज एन एसेट, दोज आर वाइडली यूज एंड एक्सेप्टेड एज अ पेमेंट। मनी के तीन मेन फंक्शंस होते हैं: मनी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है। तो बार्टर सिस्टम 3000 ईयर तक इफेक्टिवली रन होता रहा। बार्टर सिस्टम जब कोलैप्स हुआ तो बार्टर सिस्टम के बाद जो सिस्टम बहुत अर्से तक चलता रहा उसे कहा जाता है बायोमेटेलिक सिस्टम। तो बायोमेटेलिक सिस्टम भी बहुत अरसे तक चलता रहा। बायोमेटेलिक सिस्टम में दो मेटल्स को यूज किया जाता था एज अ मनी। एक था आपका गोल्ड और दूसरा आपके पास क्या था, सिल्वर। ठीक है। तो बायोमेट्रिक सिस्टम की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे जहन में जो आपके पास गवर्नेंस आती है वो किसकी आती है, ब्रिटिश की, यूके की गवर्नेंस आपके पास आती है ना। तो जो ब्रिटिश आपके पास गवर्नमेंट थी, जो रूलर थे, वो वर्ल्ड को डिफाइन करते थे, क्योंकि दुनिया का जो सबसे ज़्यादातर एरिया था वो ब्रिटिशर के पास था। ठीक है। तो उनके जो फाइनेंशियल जो कवानीन थे उनके मुताबिक एक जो गोल्ड होगा, गोल्ड का एक यूनिट इक्वल होगा सिल्वर के 15 यूनिट के लिए। ठीक है। जिस तरह गोल्ड मेटल का जो सबसे वीक यूनिट होता है उसे ऑन्स कहा जाता है ना, और सबसे जो हाई होता है वो आपका क्या होता है, ग्राम, या 1000 ग्राम का मतलब क्या आपके पास, केजी। तो उस वक्त 1 ऑन्स इक्वल होता था 15 ऑन्स सिल्वर के। अगर 1 ऑन्स का एक सिक्का है तो इसका मतलब क्या है कि वो कितने सिल्वर के कॉइन के इक्वल होगा, 15 ऑन्स, 15 1 ऑन्स सिल्वर के कॉइन के। गोल्ड का जो एक कॉइन होता था उसके अंदर 99% क्या होता था, गोल्ड होता था। और जो सिल्वर का जो कॉइन होता था उसके अंदर होता था 95% कॉइन होता था। ठीक है। तो ये आपके पास रेट से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिफाइन किए हुए थे। तो बायोमेट्रिक सिस्टम बहुत अर्से तक चलता रहा। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरे वर्ल्ड के अंदर वार में इन्वॉल्व थी। वार की वजह से उनकी जो कॉस्ट थी, मैनेजिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। तो इस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को डिक्रीज करने के लिए किंग हेनरी फोर के पीरियड के अंदर उनके जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स थे उन्होंने कहा कि हम सिल्वर के कॉइन से सिल्वर की परसेंटेज कम कर देते हैं, उससे क्या होगा, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया कि गोल्ड के कॉइन में तो 99% गोल्ड ही है, लेकिन उन्होंने सिल्वर के जितने भी कॉइन्स थे, चाहे वो 1 ऑन्स का हो, चाहे वो 2 ऑन्स का हो, चाहे वो 10 ऑन्स का हो, या ग्राम्स में कोई आपके पास सिल्वर के कॉइन, उन तमाम के अंदर सिल्वर की परसेंटेज उन्होंने क्या कर दिया, 33% कर दिया। और रिमेनिंग जो परसेंटेज होगी वो किसकी, आपके पास आयरन और कॉपर की। ठीक है। तो सिल्वर के कॉइन में जैसे सिल्वर की परसेंटेज उन्होंने कम कर दिया, उस वक्त मार्केट के अंदर, उनकी इकोनॉमी के अंदर एक अनएक्सपेक्टेड शॉक उन लोगों ने प्रैक्टिस किया। वो अनएक्सपेक्टेड शॉक क्या था कि मार्केट के अंदर लोगों ने गोल्ड और सिल्वर के कॉइन को परचेज करना शुरू कर दिया। यानी कि गवर्नमेंट गोल्ड और सिल्वर के कॉइन मार्केट के अंदर
सप्लाई करती है ताकि लोग अपनी परचेजिंग को, ग्रोसरी परचेजिंग और अदर परचेजिंग को कंप्लीट कर सकें। ठीक है, लेकिन लोगों ने क्या शुरू कर दिया, सिल्वर के जो कॉइन्स है उन्हें यूज़ करना शुरू कर दिया गोल्ड के कॉइन को परचेज करने के लिए, और इस तरह मार्केट के अंदर एक आर्टिफिशियल रेट जनरेट हो गया। यानी कि प्राइवेटली एक रेट जनरेट हो गया कि लोग क्या करते थे, एक गोल्ड के कॉइन के लिए 16 सिल्वर के कॉइन पे करने स्टार्ट उन्होंने कर दिया। तो इस तरह मार्केट के अंदर स्पेकुलेशन पर्पस की एक आपके पास लेयर आपके पास स्टार्ट हुई, और गोल्ड के जो कॉइन थे वो मार्केट में से आउट हो गए। यानी कि लोग गोल्ड के कॉइन से ट्रांजेक्शन करना लोगों ने छोड़ दिया। वो करते क्या थे, सिल्वर के कॉइन यूज करते थे। अब उनके जहन में ये था कि गवर्नमेंट ने सिल्वर के कॉइन से सिल्वर की परसेंटेज कम कर दी, हो सकता है आगे जाकर ये गोल्ड के कॉइन से गोल्ड के परसेंटेज भी कम कर दे। तो गोल्ड की अगर परसेंटेज कम होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि जितना वो गोल्ड होल्ड करेंगे वो उतना ज़्यादा क्या हो जाएंगे, वेल्थी हो जाएंगे। तो सर्कुलेशन में से गोल्ड आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया 1793 के अंदर ना सर ग्रेशम ने। ठीक है, फिर उन्होंने एक थ्योरी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई। वो थ्योरी क्या थी, वो थ्योरी थी ग्रेशम ला। ठीक है, तो ग्रेशम ला में सर ग्रेशम एक्सप्लेन करते हैं, उनके जो वन लाइन स्टेटमेंट है ग्रेशम ला की, वो क्या है, बीट मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिल्वर को उन्होंने बेट मनी डिक्लेयर किया और गोल्ड को उन्होंने गुड मनी डिक्लेयर किया। उन्होंने कहा कि सिल्वर की सर्कुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इसकी वजह से जो गोल्ड की सर्कुलेशन है वो बिल्कुल आपके पास क्या हो गई, लोगों ने अपने घरों में गोल्ड स्टोर कर दिया, और गोल्ड की प्राइसेस जो आर्टिफिशियल आपके पास प्राइसेस हैं वो फ्यूचर में और ज़्यादा इंक्रीज होने के चांसेस हैं। तो ग्रेशम लॉ के बाद कुछ अरसे के बाद क्या हुआ, आपके पास बाय मेटलिक सिस्टम कोलैप्स हो गया। ठीक है, बाय मेटलिक सिस्टम के बाद गोल्ड स्टैंडर्ड आपका स्टार्ट हुआ। गोल्ड स्टैंडर्ड जो सिस्टम था, इस सिस्टम के अंदर गोल्ड को यूज किया जाता था एज अ मनी, यानी कि सिल्वर के जो कॉइन्स थे उसे आउट कर दिया था सिस्टम में से। गोल्ड स्टैंडर्ड की जो डॉक्यूमेंटेशन थी वो आपकी स्टार्ट हो गई थी 1871 के अंदर, और ये आपका 1821 में आपकी इसकी स्टार्ट हो गई थी। और इंग्लैंड आपके पास कमेटी का आपका मेंबर था, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ही आपके पास क्या कर रहा था, रूल आपका कर रहा होता। ठीक है, तो ज़्यादातर जो वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं उन सब ने इस सिस्टम को एक्सेप्ट किया, और वर्ल्ड के अंदर जब ये राइज हुआ तो इसकी जो डेट है वो आपके पास क्या है, 1871। तो 1871 से 1914 तक हम गोल्ड को यूज़ करते थे एज अ मनी। ठीक है, तो गोल्ड स्टैंडर्ड के अंदर अगर आपने किसी कंट्री से परचेजिंग कर रही है तो आप गोल्ड से परचेजिंग करोगे। और डोमेस्टिक जो परचेजिंग होती थी इनिशियली डायरेक्टली गोल्ड से परचेजिंग होती थी। और वो करते किस तरह थे, गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड ने हर इलाके के, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गोल्ड स्मिथ, एक ज्वेलर को अलाउ किया हुआ था कि वो लोगों का जो गोल्ड है वो अपने पास स्टोर करें, और लोग को जितनी डिमांड है गोल्ड की वो उन्हें सप्लाई कर सके। लाइक एक जो ज्वेलर है, गोल्ड स्मिथ है किसी भी इलाके का, ठीक है, आपने उसके पास अपना 4 kg गोल्ड आपने वहाँ पे स्टोर कर दिया। अब आपको कोई परचेजिंग करनी है और आपको 20 ऑन्स का गोल्ड चाहिए अपनी ग्रॉसरी परचेज करने के लिए, मंथली ग्रॉसरी के लिए, तो आप क्या करोगे, आप अपने गोल्ड स्मिथ के पास जाओगे, वो आपको एक पेपर के ऊपर अपनी स्टैंप लगा देगा 20 ऑन्स का। वो 20 ऑन्स का स्टैंप वाला जो पेपर होगा, उस पेपर को लेकर आप किसी भी जगह से 20 ऑन्स का गोल्ड भी आप ले सकते थे, और 20 ऑन्स की आप परचेजिंग भी कर सकते थे। यानी कि उस एरा के अंदर गोल्ड स्मिथ रोल प्ले करते थे एज अ बैंक के। जिस तरह आजकल बैंक आपके पैसे डिपॉजिट करते हैं फिर आप वहां से विड्रॉ करते हो, लेकिन इसमें इशू डिफरेंस क्या है कि गोल्ड स्मिथ आपको इंटरेस्ट नहीं देता था। यानी कि आप जब गोल्ड उसके बाद रखते थे उस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता था। यानी कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड पीरियड था वो किसी हद तक इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमीज थी, क्योंकि बैंक के अंदर से अगर आपने बोरिंग और लैंडिंग करनी है तो आपको सिर्फ सर्विस चार्जेस देने पड़ेंगे और इंटरेस्ट आपका कुछ नहीं होगा। ठीक है, इस तरह आजकल का जो सिस्टम है हमारा फाइनेंशियल सिस्टम, इसको जो क्रिटिसाइज करते हैं, अब वो लोग कहते हैं कि दोबारा हमें गोल्ड स्टैंडर्ड की तरफ मूव होना चाहिए, क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड में इंटरेस्ट नहीं होता, और इंटरेस्ट ना होने की वजह से जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसकी रीज़न क्या है कि पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, और जो बोरिंग की कॉस्ट है वो आपके पास क्या बहुत ज़्यादा है। अगर इंटरेस्ट नहीं होता तो हर इंडिविजुअल, ज़्यादातर जो बिजनेस है वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, वो बैंक से बोरो करते हैं सिर्फ बहुत कम सर्विस चार्जेस पे और अपना बिजनेस
इस्टेब्लिश करते। आजकल इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं होती? इन्वेस्टमेंट इसलिए होती है कि अगर आप बोरिंग करते हो तो बैंक को आपने 15% आपने क्या करना है, इंटरेस्ट देना है। और बोरिंग करके अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करते हो तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उस बिजनेस से जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन 15% होगा। ठीक है, इसलिए लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं आ रहे। ठीक है, तो जो आपका इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी होगी उस इकोनॉमी के अंदर जो बिजनेस होगा, जो आपकी ग्रोथ होगी वो आपकी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि इन्वेस्टर्स का बहुत ज़्यादा आपको क्या होगा, बेनिफिट होगा। तो गोल्ड स्टैंडर्ड का जो पीरियड था उस पीरियड के अंदर ही पेपर मनी आपकी इंट्रोड्यूस हो गई थी। तो पेपर मनी का जो स्टार्ट है वो किससे, वो इस स्टैम्प पेपर को ही पेपर मनी कहा जाता है। ठीक है, ये पेपर मनी का आपके पास क्या था, स्टार्ट था। अब ये जो पेपर मनी है, इस पेपर मनी को कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव मनी। रिप्रेजेंटेटिव मनी का मतलब क्या होता है कि जिस पेपर मनी की फेस वैल्यू इक्वल हो किस चीज़ के, उसके एक्चुअल वैल्यू के। और फेस वैल्यू इक्वल्स टू एक्चुअल वैल्यू का मतलब क्या है कि जो गोल्ड स्मिथ आपको 20 ऑन्स का डॉक्यूमेंट देता था, उस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट आप 20 ऑन्स का गोल्ड भी ले सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, उस पेपर की फेस वैल्यू 20 ऑन्स है और उसकी एक्चुअल वैल्यू भी क्या है, 20 ऑन्स। तो रिप्रेजेंटेटिव मनी उस मनी को कहा जाता है जिसकी फेस वैल्यू इक्वल हो एक्चुअल वैल्यू के। ठीक है, उसके बाद गोल्ड स्टैंडर्ड के अंदर ही ये अलाउ हो गया था कि हर कंट्री अपनी करेंसी आपकी प्रिंट करेगी। और करेंसी प्रिंट करने का मेथड क्या था उनका, करेंसी प्रिंट करने का उनका मेथड क्या था, अगर सेंट्रल बैंक करेंसी प्रिंट करेगा, जिस तरह पाकिस्तान ने अगर 2 बिलियन प्रिंट करने 2 बिलियन प्रिंट करने हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, आपके पास 2 बिलियन के गोल्ड सेंट्रल बैंक को डिपॉजिट करवाएगी। अगर 5 मिलियन की नोट प्रिंट करने हैं तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट 5 मिलियन के गोल्ड सेंट्रल बैंक के पास रखवाएगी। फिर सेंट्रल बैंक क्या करेगा, 5 मिलियन के करेंसी नोट प्रिंट करेगा। तो हर कंट्री के अपने करेंसी नोट थे और उनकी वैल्यूज, जिस तरह आजकल वैल्यूज होती हैं, वो आपकी डिटरमाइन आपकी गोल्ड स्टैंडर्ड में ही हो गई थी। ठीक, तो गोल्ड स्टैंडर्ड बहुत अरसे तक चलता रहा, इफेक्टिव आपका चलता रहा। अब जैसे 19th सेंचुरी का स्टार्ट हुआ, जब कंट्रीज के दरमियान ट्रेड आपका बहुत ज़्यादा हुआ, तो तब एक प्रॉब्लम आपके पास आया कि जिस कंट्री के अंदर गोल्ड के रिजर्व नहीं है, उन कंट्रीज का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमेशा क्या रहता है, वो डेफिसिट रहता है। किस तरह डेफिसिट रहता है, देखें, हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा था। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम जब इंपोर्ट करते हैं तो हम क्या पे करते हैं, आजकल हम फॉरेन करेंसी पे कर रहे हैं ना। लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड के अंदर अगर आपने कोई चीज़ इंपोर्ट करना है तो आपको क्या मिलेगा, आपको क्या पे करना है, आपको गोल्ड पे करना है। अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको क्या रिसीव होगा, आप गोल्ड रिसीव करोगे। अब वर्ल्ड के अंदर कुछ कंट्रीज तो ऐसी हैं जिनके पास गोल्ड के रिजर्व ज़्यादा हैं, और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास गोल्ड के रिजर्व बिल्कुल ही नहीं है। कुछ कंट्रीज हैं जो थोड़ा बहुत गोल्ड एक्सट्रैक्ट करती हैं, कुछ कंट्रीज बहुत ज़्यादा गोल्ड एक्सट्रैक्ट करती हैं, और कुछ कंट्रीज में गोल्ड के कोई रिसोर्स बिल्कुल भी नहीं है। अब हर कंट्री की इंपोर्ट्स आपकी कंपलसरी इंपोर्ट्स होती हैं। जिस तरह पाकिस्तान की बहुत सारी इंपोर्ट्स कंपलसरी हैं। ठीक है, जिस तरह आजकल कोरोना आपके पास डिजीज आ रहा है, तो कोरोना की जो वैक्सीन है दुनिया के अंदर 5-6 कंट्रीज क्या कर रही हैं, आपके पास बना रही हैं। तो बाकी सारी जो कंट्रीज हैं, मोर देन 200 कंट्रीज, उन सब ने कोरोना की जो वैक्सीन है वो क्या करनी है, इंपोर्ट करनी। इस तरह और भी बहुत सारी लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं, बहुत सारे आपके पास मशीनरीज होती हैं, बहुत सारे अदर आपके पास रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्योंकि जितनी चीज़ें हम यूज़ करते होते हैं वो तमाम चीज़ें एक कोई भी कंट्री खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ उसे फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करनी पड़ती है अपनी कंट्री को, अपनी इकोनॉमी को रन करने के लिए। अब गोल्ड स्टैंडर्ड के अंदर जिन कंट्रीज़ के पास गोल्ड के रिजर्व नहीं होते थे, उनका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता था वो हमेशा डेफिसिट में होता था, क्योंकि उस ज़माने में फॉरेन रिजर्व का मतलब क्या था, ओनली गोल्ड। अब गोल्ड आपके पास नहीं है तो अब वो कंट्रीज क्या करती थी अपनी कंपलसरी इंपोर्ट्स के लिए, वो अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को बहुत कम अमाउंट के अंदर फॉरेन कंट्रीज में सेल करती थी। यानी कि एक चीज़ जो आप अपने मुल्क में 10 रुपये में बना रहे हो, आप फॉरेन कंट्री में 10 रुपये में कोई परचेज नहीं करेगा, लेकिन आप क्या करोगे, आप 5 रुपये में सेल कर दोगे। 5 रुपये में सेल क्यों कर रहे हो, लॉस में क्यों सेल कर रहे हो, ताकि आपके पास क्या आ जाए, गोल्ड आप रिसीव करो, और गोल्ड से आप क्या करो, अपनी जो कंपलसरी इंपोर्ट्स हैं उसे आप कंप्लीट करो। लेकिन इस प्रैक्टिस से उनकी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी होती थी वो बहुत ज़्यादा क्या होती थी, आपके पास डिक्रीज हो जाती थी, यानी कि उनका बजट आपका डेफिसिट होता था, क्योंकि ये जो लॉस होता था वो लॉस कौन बियर करता था, गवर्नमेंट
बियर करता था। तो जिस कंट्री का बजट भी डेफिसिट हो जाए, ट्रेड भी डेफिसिट हो, तो वो कंट्री कभी भी ग्रो नहीं कर सकती। ठीक है, तो गोल्ड स्टैंडर्ड को ख़त्म किया गया बैलेंस ऑफ पेमेंट की वजह से, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट मोर देन 70% कंट्रीज का इस्टेब्लिश नहीं होता था गोल्ड स्टैंडर्ड के पीरियड के अंदर। ठीक है, तो गोल्ड स्टैंडर्ड के अंदर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता था उसको कहा जाता था करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट। आजकल जो हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम में बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या कहा जाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज सम ऑफ करंट अकाउंट प्लस कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो नाम है ये भी चेंज हो गया। ये चेंज कब हुआ था? 1944 के अंदर ये चेंज हो गया था। तो क्योंकि अब जो हमारे फॉरेन रिजर्व हैं, फॉरेन रिजर्व का मतलब सिर्फ गोल्ड नहीं है। फॉरेन रिजर्व की डेफिनेशन में फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी आ जाती हैं। तो फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर फॉरेन गवर्नमेंट करेंसीज भी हैं, फॉरेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी हैं, और ऑल अदर फॉरेन एसेट्स जिनकी मदद से हम फॉरेन पेमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो गोल्ड स्टैंडर्ड हमारा खत्म हो गया था। गोल्ड स्टैंडर्ड के क्लैप्स होने के बाद ब्रिटेन विट सिस्टम आपके पास रन होता रहा। ब्रिटेन विट सिस्टम में बहुत सारी चेंजेस आई, बहुत सारी अमेंडमेंट्स आई। फिर इस तरह उसका रिजल्ट क्या निकला? 1944 के अंदर आईएमएफ का आपका वजूद में आया। तो आईएमएफ ने फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में बहुत सारे अपडेट्स की, जो अपडेट्स आज तक चल रही होती हैं। हर साल आप देखोगे हर 2-3 साल बाद न्यू आपके पास क्या हो जाते हैं, आपके पास रूल्स डिफाइन हो जाते हैं। तो आजकल जो सिस्टम है वो हमारा क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में हम अपनी जो करेंसी होती है उसे हम यूज़ करते हैं एज अ मनी, है ना। तो अब देखें, करेंसी जो आजकल हम यूज़ करते हैं उस करेंसी को, उस क्रेडिट मनी को रिप्रेजेंटेटिव मनी नहीं कहा जा सकता। आजकल की जो हमारी करेंसी उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है फिएट मनी। फिएट मनी और फिएट क्रेडिट मनी और फिएट प्लास्टिक पेपर मनी, इसका मतलब क्या होता है? फिएट मनी उस करेंसी को कहा जाता है जिसकी फेस वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू सेम ना हो। आजकल जो हमारी करेंसी है वो बहुत आपके पास क्या है? वीक है। ये जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वीक है। ये फाइनेंशियल सिस्टम किसी भी कंट्री को किसी वक्त भी डुबो सकता है। किस तरह? देखें, आपकी जो करेंसी है, लेट्स सपोज आपके पास 5000 का एक नोट है। तो ये 5000 का नोट प्रिंट किसने किया है? स्टेट बैंक ने प्रिंट किया है। स्टेट बैंक ने प्रिंट क्यों किया? क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा था 5000 का नोट प्रिंट करो। जब गवर्नमेंट ने 5000 का नोट प्रिंट करवाया तो 5000 के गोल्ड स्टेट बैंक के पास रखवाया। ठीक है, तो स्टेट बैंक के पास 5000 की गोल्ड उसने रखवाया। तो आपके पास जो 5000 का जो नोट है, आप ये लेके स्टेट बैंक के पास चले जाओ और आप उससे कहो कि जब ये आपने प्रिंट किया था उसमें डेट लिखी होती है ना, तो जिस ईयर में आपने ये नोट प्रिंट किया उस ईयर में जितना गोल्ड इसके अगेंस्ट रखा गया था वो गोल्ड मुझे दे दें। तो आपको लगता है स्टेट बैंक आपको देगा? या आप किसी भी बैंक में चले जाएं, क्या वो 5000 के अगेंस्ट, अगर 5000 का नोट 2018 में प्रिंट हुआ है, 2018 में 5000 का जितना गोल्ड आता था उतना गोल्ड आपको 5000 के जो नोट है उसके मुकाबले में मिलेगा? कभी भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि फेस वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू हमारी जो करेंसीज है उसकी सेम नहीं है। तो ये जो पेपर मनी हम आजकल यूज़ करते हैं, कुछ कोई भी कंट्री यूज़ कर रहा होता है, वो सारी जो पेपर मनी उसे कहा जाता है फिएट मनी। ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड में जो हम पेपर मनी यूज़ करते थे, जो गोल्ड स्टैंडर्ड के अर्ली स्टेजेस के अंदर जो पेपर मनी यूज़ किया जाता था, जो आपका गोल्ड स्मिथ जो आपको पेपर देता था जिसके ऊपर वो अपनी स्टैंप लगाता था 20 ऑन्स की, वो बहुत पावरफुल मनी थी। ठीक है, वो डिप्रिशिएट नहीं होती थी, वो आपके पास क्या रहती, स्टेबल आपकी रहती थी। इसलिए लोग कहते हैं कि इस सिस्टम को ख़त्म किया जाए और दोबारा गोल्ड स्टैंडर्ड की तरफ मूव किया जाए, क्योंकि उस सिस्टम के अंदर आपकी जो कंट्री है उसके डिक्रीज होने के या डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनके एग्जांपल्स हैं जो का फाइनेंशियल सिस्टम डिफ़ॉल्ट हुआ। जिस तरह अगर आप वेनेजुएला को आप सर्च करोगे, वेनेजुएला का इकोनॉमिक सिस्टम, तो आपको लगेगा। इसी तरह आप पाकिस्तान के इकोनॉमिक सिस्टम को भी आप देखें कि जब पाकिस्तान बना था उस वक्त पाकिस्तान की रुपी और डॉलर के प्राइसेस क्या थे, और आज आप देखें पाकिस्तानी करेंसी और डॉलर के प्राइसेस क्या है। जब पाकिस्तान पिछले 20 सालों में आप देख लें, 10-15 सालों में पाकिस्तान की जो करेंसी थी वो बांग्लादेश की करेंसी से स्ट्रांग थी। आज बांग्लादेश की जो करेंसी है वो हमारी करेंसी से मोर देन 100% स्ट्रांग हो गई है। इंडियन करेंसी मोर देन 200%
स्ट्रांग हो गई है। तो ये सब क्यों हुआ? ये सारा का सारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम की वजह से, ठीक है। तो इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम गोल्ड स्टैंडर्ड और बायोमेट्रिक सिस्टम और बॉर्डर सिस्टम, तो ये चार हमारे पास बहुत फेमस आपके जो सिस्टम हैं, जिनके थ्रू मनी की आपके पास क्या हुई, आपके पास वैल्यूएशन हुई, ठीक है। तो इन सिस्टम्स को बहुत डिटेल के अंदर हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स के अंदर और मनी एंड बैंकिंग के अंदर, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मनी एसेट दोज आर वाइडली यूज एंड एक्सेप्टेड एज अ पेमेंट। तो पहले हम गुड्स को मनी यूज करते थे, उसके बाद फिर हमने मेटल्स को एज अ मनी यूज करना शुरू कर दिया, फिर पेपर मनी का इंडक्शन हुआ, फिर पेपर मनी रिप्रेजेंटेटिव मनी से चेंज हो गई किस चीज़ के अंदर, क्रेडिट मनी और फेयर मनी के अंदर, ठीक है। मॉनेटरी एग्रीगेट्स क्या होते हैं और मेजरमेंट ऑफ मनी क्या होता है और इनकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्यों हम मनी के डिफरेंट मेजर्स में हम मनी को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट और सेकंड टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 7 इज मॉनेटरी एग्रीगेट्स और मेजरमेंट ऑफ मनी, ठीक है। तो मनी को इंटरनेशनली 3 वेटेज दिया जाता है। एक को कहा जाता है M1 मनी, M2 मनी एंड M3 मनी। देखिए M1 मनी क्या होता है और इससे हम क्या यूज करते हैं, M2 मनी क्या होता है, ये हमें किस चीज़ का आंसर देता है, और M3 मनी हमें किन चीज़ों का, कॉन्सेप्ट्स का आंसर देता है, ठीक है। तो M1 मनी मीन्स कॉइन्स, करेंसी नोट्स। यस, आप ब्रेक में आ जाए, 20 मिनट्स और लगेंगे फिर ब्रेक होगा। ओके सर। आप लोगों का ब्रेक नहीं, एक स्टूडेंट कॉपी चेक करने आई थी, मैंने कहा आप ब्रेक के बाद आ जाएं, ठीक है। तो ये ओके टॉपिक ओके। कंप्लीट करके ब्रेक करेंगे ना, अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है, 30 मिनट भी नहीं हुए, ठीक है। तो एम वन मॉनेटरी एग्रीगेट्स और M1 मनी के अंदर वो तमाम एसेट्स आते हैं जो बैंक इशू करता है, कमर्शियल बैंक का इशू करता है या स्टेट बैंक आपका इशू करता है, जिस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। देखिए इंटरेस्ट फ्री कौन कौन से एसेट्स होते हैं जो कमर्शियल बैंक, स्टेट बैंक आपका इशू करता है। कॉइन्स, आपके पास कॉइन्स पड़े हुए हैं तो कॉइन्स पे कोई आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता ना। आपके पास करेंसी नोट्स हैं, आपके पॉकेट में जो आपके पास करेंसी नोट्स हैं, जो अमाउंट आप होल्ड करते हो उस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो कॉइन्स प्लस करेंसी नोट्स प्लस डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है। तो डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, ट्रेवलर चेक्स भी डिमांड डिपॉजिट होते हैं, और डिमांड ड्राफ्ट जो आप आईबीएम में जो अपनी पेमेंट आप सबमिट कराते हो, फीस आप डिपॉजिट करवाते हो, तो आप क्या बनाते हो, आप डिमांड ड्राफ्ट बनाते हो ना। तो डिमांड ड्राफ्ट का मतलब भी क्या है, वो डिमांड डिपॉजिट है। अब वो जो डॉक्यूमेंट होता है जो आप फी आप पे करते हो, वो डॉक्यूमेंट अपने पास आप रख लें, आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप आईबीएम के पास रखें, आईबीएम ने जब तक अपने पास रखा हुआ है उसे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा जब तक वो बैंक के अंदर डिपॉजिट नहीं कराएगा, ठीक है। इसी तरह बैंक के अंदर आप जाते हो तो आपसे कहा जाता है कि आपने अगर अकाउंट ओपन करना है तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, ठीक है। तो करंट अकाउंट का मतलब क्या होता है कि आपने जो अकाउंट आपने ओपन करवाया है उस अकाउंट पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। ये जो सैलरी अकाउंट्स होते हैं, किसी कंपनी के अंदर आप जब जॉब स्टार्ट करते हो तो वो कंपनी आपका बैंक के अंदर, अपनी बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करता है ना, तो वो जो अकाउंट होता है वो भी क्या होता है, वो करंट अकाउंट ही होता है। यानी कि उसमें जो आपके पैसे पड़े होंगे उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, ठीक है। तो बैंक के अंदर जो करंट अकाउंट होता है, जो आपका सैलरी अकाउंट्स होता है, इसके अलावा अदर सिक्योरिटीज, डिफरेंट बैंक्स डिफरेंट सिक्योरिटीज को क्या करती है, आपके पास इशू करती है, और वो सिक्योरिटी और हर वो चेकेबल डिपॉजिट जिस पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, वो सब किस में आता है, वो M1 के अंदर आता है। तो M1 मॉनेटरी गेट्स के अंदर वो तमाम फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, वो तमाम चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं जिन पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, ठीक है। M1 मेजर को नियर मनी भी कहा जाता है। M1 मॉनेटरी एसेट को नियर मनी या करीब जर क्यों कहा जाता है, ठीक है। उर्दू में मनी को क्या कहा जाता है, जर कहा जाता है ना। तो M1 मीन्स नियर मनी और करीब जर। तो M1 को नियर मनी क्यों कहा जाता है, क्योंकि मनी की जो डेफिनेशन है उसको 100% कवर सिर्फ M1 करता है, M2 भी नहीं करता, M3 भी नहीं करता। क्यों नहीं करता ये अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए M2 क्या होता है, M2 मीन्स M1
M1 में जितने भी सिक्योरिटीज़ हैं ये सब आपके M2 में भी आ जाते हैं, प्लस सेविंग अकाउंट्स, टाइम डिपॉजिट्स। ठीक है, तो सेविंग अकाउंट्स और आपके टाइम डिपॉजिट्स लेस देन $100,000, तो $100,000 से कम के जितने भी आपके सेविंग अकाउंट्स हैं, जितने भी आपके टाइम डिपॉजिट्स हैं, वो सब किस में आते हैं? आपके M2 के अंदर आते हैं। इसके अलावा बैंक आपको सर्टिफिकेट्स आपको देता है, फिक्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स। बैंक आपको म्यूचुअल फंड्स की ऑफर कर रहा होता है। तो ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ये जो आपके पास डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर उनकी मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर है, तो ये सब कहाँ पर आ जाते हैं? M2 के अंदर आते हैं। ठीक है, तो M2 के अंदर वो तमाम चेकेबल डिपॉजिट्स आते हैं। ठीक है, तो तमाम आपके पास अदर चेकेबल डिपॉजिट आते हैं जिनकी मैच्योरिटी आपके पास क्या है? लेस देन 1 ईयर है। तो 1 ईयर से लेस जितने भी आपके चेकेबल डिपॉजिट हैं वो सब किस में आते हैं? आपके पास M2 के अंदर आते हैं। ठीक है, तो अब हर बैंक डिफरेंट आपके पास सिक्योरिटी, डिफरेंट नामों से सिक्योरिटी आपको क्या कर रहा होता है? आपको आपको प्रेजेंट कर रहा होता है, आपसे कहता है कि सप्लाई कर रहा होता है कि आप 3 महीने के लिए 1 लाख रुपए जमा करें तो हम आपको मार्केट से ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेंगे। आपका बैंक आपसे कहता है कि आप ये सर्टिफिकेट ले लें। इस सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि आपने अगर 6 महीने तक 10 लाख रुपए जमा किए, रखवाए, आपने विड्रा ना किए, तो आपको क्या मिलेगा? आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा। मार्केट में 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, आपके सेविंग अकाउंट में 5% इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन अगर आप 10 लाख रुपए का ये सर्टिफिकेट लेंगे जो 6 महीने के बाद आप विड्रॉ कर सकते हो, तो इस पर आपको क्या मिलेगा? 10% मिलेगा। तो 6 मंथ मैच्योरिटी, और 3 महीने का लिया तो 3 मंथ की मैच्योरिटी है, यानी 3 महीने में मैच्योर होगा, 6 मंथ में मैच्योर होगा, 9 मंथ में मैच्योर होगा, 12 मंथ में मैच्योर होगा। तो लेस देन 1 ईयर अगर मैच्योरिटी रेट हो, तो वो सारे सर्टिफिकेट्स, वो सारे म्यूचुअल फंड्स वो किस में आते हैं? आपके M2 M2 के अंदर आता है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड बेसिकली होते क्या हैं? म्यूचुअल फंड ये होते हैं कि किसी भी एक सिक्योरिटी के ऊपर ना, तो एक से ज़्यादा लोग मिलकर इन्वेस्ट करें, और जब विड्रॉ करें तो जो प्रॉफिट होता है वो सब में आपके पास क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। तो सब क्या कहते हैं? म्यूचुअली लोगों ने एक सिक्योरिटी के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशनल भी होते हैं और नॉन इंस्टीट्यूशनल भी होते हैं। कि म्यूचुअल फंड के पीछे स्टोरी क्या होती है? पाकिस्तान के अंदर हम जब बॉन्ड्स की बात करते हैं, तो बॉन्ड्स का मतलब वो प्राइस बॉन्ड नहीं होता, क्योंकि आपके जो प्राइस बॉन्ड्स होते हैं 200, 1500, 40,000, 15,000, वो प्राइस बॉन्ड होते हैं, वो बॉन्ड्स नहीं होते। बॉन्ड उनको कहा जाता है जिसके ऊपर आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। तो बॉन्ड की जो डेफिनेशन है पाकिस्तान में कवर कौन करता है? वो करता है ट्रेजरी बिल्स और टी बिल्स। और ट्रेजरी बिल्स को इशू कौन करता है? गवर्नमेंट इशू करती है। तो ये ट्रेजरी बिल्स 3 महीने के भी होते हैं, 6 मंथ के भी होते हैं, 1 ईयर के भी होते हैं, 2 ईयर के भी होते हैं, 5 ईयर के भी होते हैं, 10 ईयर के भी होते हैं। तो 3 मंथ ट्रेजरी बिल्स मीन्स मैच्योरिटी 3 महीने की है, 6 महीने की है, 1 साल की है, 2 साल की है, 10 साल की, 5 साल की। तो ट्रेजरी बिल्स की जो मैच्योरिटी होती है वो जितनी ज़्यादा होती है, उसका जो रिटर्न होता है उतना ही ज़्यादा होता है। अगर 3 मंथ के जो ट्रेजरी बिल्स हैं उस पर सेंट्रल बैंक आपको 10% दे रहा है, तो अगर 2 ईयर्स की मैच्योरिटी वाले जो ट्रेजरी बिल्स होंगे उन पर आपको कितना देगा? 20% आपको देगा। अब देखिए, जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं ये पब्लिक परचेज नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि इसका जो अमाउंट होता है, वॉल्यूम होता है, वो जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। तो इन ट्रेजरी बिल्स को परचेज कौन करता है? इन ट्रेजरी बिल्स को परचेज करती हैं आपके पास बैंक्स, नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये इंश्योरेंस कंपनी और दूसरे बड़े बड़े आपके पास जो आपके पास बिजनेस ग्रुप्स हैं, ये इन ट्रेजरी बिल्स को परचेज करते हैं। अब ये जो बैंक्स होते हैं और जो नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं या ये जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, ये ट्रेजरी बिल्स को किस तरह यूज़ करती हैं? लेट्स सपोज हबीब बैंक ने 3 मंथ के ट्रेजरी बिल्स परचेज कर लिए। एक बिल की प्राइस आपके पास क्या है? 100,000 है। उसने अपने 100 उसने टी बिल्स परचेज कर लिए 3 मंथ के। अब ये 3 मंथ के जो टी बिल्स अभी बैंक ने परचेज किए, अब वो क्या करेगा? वो अपने जो कस्टमर्स हैं, अपने जो डिपॉजिटर्स हैं, उनसे कहेगा कि मार्केट के अंदर 3 महीने में इंटरेस्ट आपको मिलता है, हर महीने इंटरेस्ट मिलता है आपको 5% या 4%। लेकिन अगर आप 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए की सर्टिफिकेट हमसे लोगे, तो हम आपको कितना देंगे? हम आपको 8% देंगे। अब लोग क्या करते हैं? खुशी खुशी वो सर्टिफिकेट ले लेते हैं। अब सर्टिफिकेट लेने से, बिकने से हबीब बैंक को क्या फ़ायदा हुआ? हबीब बैंक
उन्हीं पैसों से उसने क्या किया, वो ट्रेजरी बिल्स उसने परचेज कर लिए। उस ट्रेजरी बिल्स पे अभी बैंक को कितना मिल रहा है, 10% मिल रहा है। अब वो 3 महीने के बाद जब वो लोग अपने सर्टिफिकेट विड्रॉ कराएंगे तो उन्हें अभी बैंक 8% दे देगा, और गवर्नमेंट से वो कितना ले लेगा, 10% ले लेगा। तो ये जो ट्रेजरी बिल्स के अगेंस्ट बैंक्स लोगों से डिफरेंट सर्टिफिकेट्स पे इन्वेस्ट करवाती हैं, ये भी आपका क्या होता है, ये भी म्यूचुअल फंड होता है। इसके अलावा जो नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो आपसे कहते हैं कि आप हमारे पास पैसे रखें, हम आपको ज़्यादा पैसे देंगे, तो उनके पीछे होता है कि आपके पास या तो कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, कोई बिजनेस ग्रुप है तो उसका बिजनेस होता है, लेकिन नॉर्मली बिजनेस नहीं होता, इन्वेस्टमेंट नहीं होती। होता क्या है उनके पीछे ये ट्रेजरी बिल्स होते हैं। वो गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स परचेज कर लेते हैं, 20% गवर्नमेंट दे रही है, वो आपको क्या कहते हैं, 15% आपको ऑफर करते हैं। या अगर उन्होंने 10 ईयर्स के लिए, तो 10 ईयर्स के जो आपके पास ट्रेजरी बिल्स होंगे, उस पर आपके पास रिटर्न कितना होगा, 30% गवर्नमेंट आपको देगा। गवर्नमेंट से उनको 30% उनको मिल रहा है, और वो पब्लिक को कह रहे हैं कि आप 10 साल के लिए हमारे पास डिपॉजिट करें, हम आपको कितना देंगे, 20% देंगे। ठीक है। तो ये ट्रेजरी बिल्स होते हैं बैंक में किसी चीज़ के, ये बैंक सर्टिफिकेट्स के और म्यूचुअल फंड्स के। तो बैंक्स जब इनको करते हैं तो इसे कहा जाता है इंस्टीट्यूशनल म्यूचुअल फंड्स। नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, नॉन इंस्टीट्यूशनल म्यूचुअल फंड्स। ये जो म्यूचुअल फंड्स और सर्टिफिकेट्स जो 1 ईयर से पहले मेच्योर हो जाती है, ये सब किस में आती है, M2 के अंदर आती है। देखिए M2 मॉनेटरी गेट्स हमें आंसर देता है मनी सप्लाई का। मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है, स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल इन एन इकोनॉमी। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर फहीला को लैटिन कर दें, उनका मैसेज आया है। ठीक है, यहाँ हारिस थे। नहीं, क्लास में टाइम पे आना होता है ना, तो हम फिर भी आपका 5 मिनट वेट करते हैं। और या आप अपने IUBM की आईडी से अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको ये इशू नहीं होता ना। देखें फैयदा यहाँ पे है नहीं, हारिस थे। अगर आप IUBM की आईडी से आते हो तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होता ना। चलिए देखें, तो M2 जो मॉनेटरी अस्सलाम वालेकुम एग्रीगेट सर। होता है। यस। सर हारिस प्रेजेंट। थैंक यू हारिस। नो प्रॉब्लम सर। अभी अटेंडेंस नहीं ले रहे, अटेंडेंस बाद में लेंगे। ठीक है, तो मैं बाकी बच्चों को इन्फॉर्म कर रहा था कि हारिस अभी 1 घंटे के बाद क्लास में को ज्वाइन किया इन्होंने। सर जी जी। सर टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट में डिफरेंस क्या होता है? देखें, सर वो एक्चुअली लाइट नहीं आ रही जब भी लेट ज्वाइन किया। चलें ठीक है। देखें, जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, इनका मतलब क्या होता है, इस पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है ना। जिस तरह आपका ट्रेवलर चेक है, आजकल तो यूज़ नहीं होता है ट्रेवलिंग चेक। जिस तरह दूसरी एग्जांपल मैंने किसकी दी, आपके पास ये जो डिमांड ड्राफ्ट होता है, आपने कहीं पर भी पैसे जमा कराने हो तो वो आपसे क्या कहते हैं, आप DD जमा करा दें, डिमांड ड्राफ्ट जमा करा दें। तो डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, उस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है ना। जिस तरह आपने कहीं पे प्लॉट परचेज करना है या किसी स्कीम में अप्लाई करना है, तो या किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, तो क्या कहते हैं, आप 1000 का डिमांड ड्राफ्ट जमा करा दें। जिस तरह IBM में आपने फ़ी जमा कराई, तो आपने जो डिमांड ड्राफ्ट आपने बनाया वो कितने का बनाया होगा, जितनी आपकी फ़ी थी। अब वो जो डॉक्यूमेंट है उसे डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है ना। तो अब उस डॉक्यूमेंट में कोई इंटरेस्ट तो नहीं मिलता, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता ना। तो जिस डॉक्यूमेंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता वो आपका क्या होता है, वो आपका डिमांड डिपॉजिट होता है। चाहे वो ट्रेवलर चेक हो, चाहे वो आपके पास DD हो, चाहे वो आपके पास TT हो, ये सब आपके क्या होते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं। और जो टाइम डिपॉजिट्स होते हैं, टाइम डिपॉजिट पे आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं आपके, ये टाइम डिपॉजिट होते हैं। ये जो बैंक आपको डिफरेंट सर्टिफिकेट्स आपको देता है, 1 साल के लिए आप पैसे जमा करें ये सर्टिफिकेट मिलेगी, 2 साल के लिए सर्टिफिकेट मिलेगी, तो वो सारे क्या होते हैं, वो आपके टाइम डिपॉजिट होते हैं। टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या है कि आप इस टाइम से पहले विड्रॉ नहीं कर सकते, 3 महीने से पहले नहीं कर सकते, 6 महीने से पहले, 1 साल से पहले। तो ये जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, ये आप किसी वक्त भी आप विड्रॉ कर सकते हो। आपकी जो IBM की पेमेंट वाला डॉक्यूमेंट है, अगर आपने IBM को दिया है तो IBM आज भी उसे विड्रॉ कर सकता है, 1 महीने बाद भी कर सकता है, 2 महीने बाद भी कर सकता है। ठीक है। तो डिमांड डिपॉजिट में मेच्योरिटी नहीं होती है, हर वक्त मैच्योर होता है, किसी वक्त भी आप कैश कर सकते हो। जो टाइम डिपॉजिट्स होते हैं उसके अंदर मैच्योरिटी होती है ना, आप हर वक्त उसे विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर 3 महीने मैच्योरिटी है तो 3 मंथ में आप विड्रॉ करोगे, 6 मंथ है, 1 ईयर है, 2 ईयर है, 3 ईयर है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें कहा जाता है टाइम डिपॉजिट्स। ठीक है। इसीलिए यहाँ पर
के साथ लिखा हुआ है ना। Okay, sir. तो मनी सप्लाई मीन्स स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल इन एन इकोनॉमी। तो इस साल पाकिस्तान के अंदर कितनी आपके पास मनी अवेलेबल है, तो इसका आंसर हमें कौन देता है? M2 देता है, M1 नहीं देता। M1 क्यों नहीं देता? M1 इसलिए नहीं देता कि M1 के अंदर आपके सेविंग अकाउंट्स नहीं आते, वो टाइम डिपॉजिट्स नहीं आते जिनकी मेच्योरिटी 3 महीने की है, 6 मंथ की या 12 मंथ की। तो मनी सप्लाई का जो आंसर होता है इकोनॉमिक वेरिएबल है और बहुत स्ट्रॉन्ग वेरिएबल है। मनी सप्लाई आंसर हमें क्या देता है? स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल इन एन इकोनॉमी, या आपकी कंट्री के अंदर इस साल कितना अमाउंट सर्कुलेट कर रहा है, आपकी कंट्री में इस साल जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है वो कितनी, इसका आंसर कौन दे रहा होता है? मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई को हम मेजर किससे करते हैं? M2 मॉनेटरी एग्रीगेट से मेजर किया जाता है मनी सप्लाई को। तो M2 इज मेजर ऑफ मनी सप्लाई। अब देखिए हम M3 की तरफ आते हैं। M3 जो मेजर होता है उसके अंदर M1 भी आ जाता है, M2 भी आ जाता है, टाइम डिपॉजिट्स भी आ जाते हैं, सेविंग अकाउंट्स भी आ जाते हैं जिनकी वैल्यू आपके पास क्या हो, मोर देन $100,000 हो, और बॉन्ड्स भी आपके पास आ जाते हैं, फॉरेन करेंसी अकाउंट्स भी आ जाते हैं, गोल्ड भी आ जाता है। रेपो का मतलब होता है रीपरचेज एग्रीमेंट्स, इसे हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ऑल अदर चेकेबल डिपॉजिट्स, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो या दूसरी कोई सर्टिफिकेट हो जिनकी मेच्योरिटी क्या हो, मोर देन 1 ईयर, 10 साल की मेच्योरिटी हो, 5 साल की मेच्योरिटी हो, 1 साल से ज़्यादा मेच्योरिटी के जितने भी म्यूचुअल फंड आपके पास एग्रीमेंट्स हैं, जितने भी आपके पास फिक्स डिपॉजिट्स हैं, वो सब किस में आते हैं? M3 के अंदर आते हैं। तो M3 को देखें, M3 बता क्या रहा है? M3 बता रहा है फॉरेन करेंसी अकाउंट भी बता रहा है, गोल्ड भी एक्सप्लेन कर रहा है, और जितने भी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज आपकी स्टेट बैंक इशू करता है और इस वक्त पब्लिक ने जो होल्ड किया हुआ है वो सब का आंसर कौन देता है? M3 देता है। M3 हमें बता रहा होता है कि आपके पास टोटल फाइनेंशियल एसेट्स इस वक्त कितने आपकी कंट्री होल्ड कर रही है, यानी आपका टोटल फाइनेंशियल बेस कितना है, आपका टोटल जो नेशनल रिजर्व्स हैं। ठीक है, तो फॉरेन रिजर्व का मतलब क्या होता है कि सिर्फ वो एसेट्स जिनकी मदद से हम फॉरेन पेमेंट्स करते हैं, और नेशनल रिजर्व का मतलब क्या होता है कि वो एसेट्स जिनकी मदद से हम डोमेस्टिक पेमेंट्स करते हैं प्लस वो एसेट्स जिनकी मदद से हम फॉरेन पेमेंट्स कर रहे होते हैं। तो M3 आंसर दे रहा होता है आपका टोटल नेशनल रिजर्व आपके पास कितने हैं, टोटल कितने आपके पास फाइनेंशियल एसेट्स हैं जिनकी मदद से आप डोमेस्टिक पेमेंट्स और फॉरेन पेमेंट्स आप कर सकते हो। तो M3 को फाइनेंशियल बेस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो मनी सप्लाई के लिए M3 को हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि M3 के अंदर वो डिपॉजिट्स भी होते हैं जिनकी मेच्योरिटी 1 साल से ज्यादा है, और हमें मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है? स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल इन एन इकोनॉमी, जिनकी मेच्योरिटी 1 साल से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? इस साल वो मनी अवेलेबल ही नहीं है। वो अवेलेबल कब होगी इस्तेमाल करने के लिए? जब वो मेच्योर होगी। ठीक है, तो जो मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट होता है इसका आंसर हमें देता है M2। और M3 जो मॉनेटरी एग्रीगेट्स होता है ये हमें आंसर दे रहा होता है कि किसी भी कंट्री का फाइनेंशियल बेस कितना है, उसकी टोटल नेशनल रिजर्व कितना है। ठीक है, तो M2 आंसर देता है मनी सप्लाई का, M3 आंसर देता है फाइनेंशियल बेस का। तो M1 क्या होता है? M1 को कहा जाता है नियर मनी। अब देखें M2 को मनी की डेफिनेशन को 100% कवर नहीं करता। क्यों नहीं कवर करता? क्योंकि M2 के अंदर सेविंग अकाउंट्स भी आ जाते हैं, टाइम डिपॉजिट भी आ जाते हैं। अगर आपके पास एक सर्टिफिकेट है 3 मंथ की सर्टिफिकेट जो 3 महीने के बाद मेच्योर होगी, उस सर्टिफिकेट को लेके आप चले जाएं शॉपकीपर के पास, उससे कहेंगे मुझे ग्रोसरी परचेज करनी है, तो वो कभी भी आपको ग्रोसरी पे नहीं करेगा। या आप अपने सेविंग अकाउंट का चेक लेके चले जाएं सब्जी वाले के पास, या अपने मोहल्ले के शॉपकीपर के पास, या इम्तियाज़ मेट्रो में चले जाएं, तो वो लोग कभी भी उस अकाउंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? वो इसलिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आपने जो सेविंग अकाउंट का चेक दिया है उस चेक को कैश में कन्वर्ट करने के लिए उनको एडिशनल एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी, या वो चेक लेकर जाएंगे अपने अकाउंट डिपार्टमेंट में से डिपॉजिट करवाएंगे, या वो चेक लेकर बैंक जाएंगे वहाँ से विथड्रॉ करेंगे। तो जो एडिशनल कॉस्ट लगेगी वो कॉस्ट उस प्रोडक्ट की प्राइस के साथ एड नहीं है, इसीलिए आपके जो चेक्स होते हैं वो चेक आपके एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो M2 आंसर हमें दे रहा होता है, M2 नियर मनी के डेफिनेशन को कवर नहीं करता ना,
क्योंकि M2 के अंदर वो एसेट्स भी आ जाते हैं जो मार्केट के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो M1 हमें आंसर देता है नियर मनी का, ठीक है। तो ये तो हमने अंडरस्टैंड किया मॉनेटरी एग्रीगेट्स। तो देयर आर 3 मॉनेटरी एग्रीगेट्स और मेजर्स ऑफ मनी, M1, M2 एंड M3, ठीक है। तो 2 टॉपिक्स हमने चैप्टर 3 में कवर किए हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, फंक्शन ऑफ मनी एंड मॉनेटरी एग्रीगेट्स। तो अब हम ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक के बाद हम मॉनेटरी पॉलिसी को डिस्कस करेंगे।